पूर्णिमा भाभी, असल में मुझे कल एक जरूरी काम से सूरत आना पड़ा है और मैं अभी 2 दिन मजीद यहीं हूँ। मुझे पता है कि रतन से दिन में दफ्तर में मुलाकात या बात होना मुश्किल है, इसलिए रात को मुलाकात के लिए वक्त लेने का सोचा, मगर मैं खुद भी दिन में अपने कामों में काफी मसरूफ रहा हूँ। इसलिए जब फोन करना याद आया तो रात गहरी हो चुकी है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि वापसी का दिन आ जाए, आज रात कोशिश करके देख लूं। रतन को जहमत तो होगी, मगर उसे अपनी बेरुखी की इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। यकीन करें, मेरी पत्नी कुसुम भी कई महीने तक पूछती रही कि रतन और उनकी घरवाली कब आएंगे। पूर्णिमा ने इस बार निस्बतन ज्यादा यगानगत से कहा, रतन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ भावेश जी, वो जैसे ही घर आएगा मैं उसे आपका पैगाम पहुँचा दूंगी। मैंने जल्दी से कहा, पूर्णिमा भाभी, मेरी दरखास्त है कि आप अभी मेरे बारे में रतन जी को कुछ न बताइए। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो मुझे अचानक अपने सामने देखकर ज्यादा खुश होगा। मैं उसके चेहरे के तासुरात देखना चाहता हूँ। असलम मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुन रहा था। उसने सताइशी तासुरात के साथ असबात में सर हिलाया। उधर पूर्णिमा ने गोया इस तजवीज से महजूज होते हुए कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने अपने लहजे में मिठास भरते हुए कहा, बहुत शुक्रिया भाभी, मुझे उम्मीद है कि रतन कल शाम जरूर वक्त पर घर आएगा। मैं कल शाम के वक्त आपके घर के नंबर पर फोन करूंगा। अगर रतन ने फोन उठाया तो मैं बगैर बात किए कॉल काट दूंगा और सीधा आपके घर आ जाऊंगा और उसे हैरान कर दूंगा। और अगर वो उस वक्त तक वापस न पहुंचा होगा तो आप उससे पूछकर मुझे सिर्फ इतना बता देना कि वो किस वक्त घर पहुंचेगा। पूर्णिमा ने मेरी मुजव्विजा शरारत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, ठीक है, मैं दिन में रतन को फोन करके तस्दीक कर लूंगी कि वो आज कब तक घर आएगा। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, आप मुझे अपने दौलत खाने का पता बता दें ताकि मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊं। असल में मेरा जल्द से जल्द आपके घर आना इसलिए भी जरूरी है कि कुसुम ने आप लोगों के लिए अपने हाथ से कई तरह की मिठाइयाँ बनाकर भेजी हैं। जितनी देर होगी उनकी ताजगी और जायका मांद पड़ जाएगा। पूर्णिमा ने खुशी से लबरेज आवाज में कहा, आहा, आपकी पत्नी तो बहुत मोहब्बत वाली औरत है, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास अपनी गाड़ी है या? मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैं टैक्सी में आऊंगा भाभी, आप आसपास की किसी मशहूर जगह का नाम भी बता दें। उसने पुरजोश लहजे में कहा, हमारे बंगले पर पहुंचना तो बहुत आसान है। टैक्सी वाले को कहना कि ऑफिसर कॉलोनी में डिप्टी कमिश्नर हाउस के पीछे वाली सड़क पर जाना है। वहाँ हमारे बंगले के बाहर बड़े हरूफ में 36B अंबिका नकेतन रोड लिखा है। मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ आपके बंगले के गेट पर तो पुलिस गार्ड भी होगा। उसने हंसते हुए कहा, एक नहीं 2 पुलिस गार्ड हैं, मगर फिक्र न करें, मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगी। वो आपका नाम सुनते ही आपको अंदर भेज देंगे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा भाभी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह या दोपहर को ही ये मिठाई आपके पास पहुँचा देता हूँ। उसके बाद अपने काम के लिए बाजार चला जाऊंगा, वरना मुझे शाम को मिठाई लेने के लिए होटल आना पड़ेगा। पूर्णिमा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सुबह ही दोनों गार्ड्स को बता दूंगी। मैंने कहा, रतन जब बड़ौदा में था तो उसे कुसुम के हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगी थी, खास तौर पर घारी के जायके की तो इतनी तारीफ की थी कि मेरी पत्नी खुशी से निहाल हो गई। रतन ने कहा था कि उसने ऐसी लजीज घारी सूरत क्या अहमदाबाद में भी नहीं खाई, बल्कि यहाँ की मशहूर तरीन मिठाई की दुकान जमनादास घारी वाला पर भी इतनी अच्छी घारी नहीं बनती। पूर्णिमा ने कहा, घारी तो मुझे भी बहुत पसंद है, आपने तो मेरा भी शौक बढ़ा दिया। मैंने कहा, तो फिर पहले आप खाकर बताना कि रतन जी ने दुरुस्त तारीफ की थी या सिर्फ कुसुम का दिल रखने के लिए तारीफों के पुल बांधे थे। बल्कि मेरी खातिर एक काम करना। पूर्णिमा ने पुरिश्तियाक लहजे में पूछा, बताइए मुझे क्या करना है। मैंने कहा, रतन घर आए तो उसे चाय के साथ मेरी पत्नी के हाथ की बनी घारी पेश करना। देखते हैं वो जायका पहचानता है या नहीं। अगर वो पहचान भी ले तो आप साफ कह देना कि उसे वहम हुआ है और बाद में मेरे और कुसुम के बारे में पूछना। इस तरह मेरा सरप्राइज ज्यादा जोरदार हो जाएगा। पूर्णिमा ने कहा, ये तो बहुत दिलचस्प शरारत बन जाएगी, आप फिक्र न करें, मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे भी बहुत दिनों से रतन के साथ खुलकर हंसने बोलने का मौका नहीं मिला, आपकी वजह से शाम अच्छी गुजर जाएगी। अच्छा, बगैर किसी तकल्लुफ के ये भी बता दें कि नॉन वेज खाते हैं या नहीं। मैंने कहा, भाभी हम देहाती माहौल में रहने वाले लोग हैं, नॉन वेज का तो सोच भी नहीं सकते, मगर आप ज्यादा एहतमाम न करना। पूर्णिमा ने कहा, साफ बता देती हूँ भावेश जी, मेरे घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, मैं जो कुछ बनाऊं चुपचाप खा लेना। हाँ, आपकी खातिर कोई नॉन वेज खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने तो कभी अपनी पत्नी की पकाई कच्ची पक्की दाल की भी बुराई नहीं की भाभी, आप तो फिर मेरी मेजबान होंगी, आप फिक्र न करें, जो कुछ परोसेंगी खुश होकर खा लूंगा।
पूर्णिमा ने मेरी आजिज़ी की तारीफ की और कहा कि वो सुबह से मेरा इंतजार शुरू कर देगी और कल बाहर की कोई मसरूफियात नहीं रखेगी। मैंने अलविदाई कलिमात कहकर फोन का रिसीवर रख दिया। मैं कॉल से फारिग होकर असलम अली की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो अजीब सी नजरों से मेरी शक्ल देखता नजर आया। मैंने कहा, खैरियत तो है असलम भाई, क्या सोच रहे हैं? उसने अजीब गंभीर से लहजे में कहा, ऐसी शहद भरी लच्छेदार बातें बनाना कि सुनने वाला बेबस हो जाए, कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं। सच तो ये है कि मैं तो हैरत से नहीं निकल पा रहा हूँ। तुमने कैसे देखते ही देखते चंद जुमलों में ही एक बिल्कुल अजनबी, अच्छी खासी पक्की उम्र की समझदार औरत को इस हद तक शीशे में उतार लिया कि उसने अभी से बेताबी से तुम्हारा इंतजार शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा तरीका वारदात कुछ कुछ समझ आ रहा है और साथ ही तुम्हारे गैर मामूली कारनामों की बुनियादी वजह का इदराक भी हो रहा है। उसकी तरफ से इतनी तारीफें सुनकर मैं सचमुच शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, यार मैंने कौन सा तीर मारा है? तुम्हारे सामने बगैर दिमाग लड़ाए सिर्फ उस औरत की बातों का जवाब ही तो दिया है। असलम ने कहा, जवाब तो खैर मैं भी दे देता, मगर तुमने चंद मिनटों में उसे इस तरह गर्विदा बना लिया है कि अगर तुम वाकई उसके मेहमान बनकर गए तो वो खुले हाथों से तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। उसने आखिरी अल्फाज खासे मानी खेज लहजे में अदा किए थे। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा लगाया और बात टालने के लिए कहा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकलकर अपने कमरे में पहुंचना चाहिए, कहीं गौतम नागहानी आफत बनकर न नाजिल हो जाए। मैंने रतन का फोन नंबर पहले ही जहन नशीन कर लिया था। हमने रुखसत होने से पहले अच्छी तरह जायजा ले लिया था कि हम अपने कोई आसार तो छोड़कर नहीं जा रहे। हम कमरे में पहुंचे तो पूरी तरह मुतमईन थे। असलम अली ने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि इस नाटक को किस अंदाज में आगे बढ़ाना है? क्या कल दावत उड़ाने वहाँ जाओगे? मैंने हंसते हुए कहा, यार दिल तो कर रहा है, मगर तुम्हें तो पता है कि भावेश आचार्य नामी ये किरदार मैंने फिलबदी तख्लीक किया है। जाहिर है रतन ना मुझे इस नाम से जानता है, न कभी बड़ौदा में मेरा मेहमान बना है। अगर मैं उसके घर जबरदस्ती का मेहमान बनकर गया तो वो कैसे कबूल कर लेगा? असलम ने कहा, तो फिर ये सारी रामलीला रचाने की क्या जरूरत थी? मैंने हंसते हुए कहा, यार सच्ची बात यह है कि कहानी खुद ब खुद उस रुख पर चल पड़ी है, वरना तुम्हें तो पता है कि हमने दरअसल रतन को डराने धमकाने की नीयत से फोन कॉल मिलाई थी। जब उस औरत ने फोन उठाया तो मैंने उसे फोन का जवाब पेश करने के लिए ये सब मन घड़त कहानी पेश कर दी। असलम अली ने कहा, जमाल भैया अब ये कहानी कामयाबी से चल ही पड़ी है तो इसे अपने मकसद के लिए काम में लाने का कोई तरीका सोचो। मैंने कहा, फिलहाल तो यही सोचा है कि सुबह किसी अच्छे से हलवाई से घारी और दीगर 2-3 मिठाइयाँ खरीद कर रतन के बंगले पर पहुँच जाऊँ। असलम ने पूछा, और मिठाई अपनी पूर्णिमा के हवाले करने का हमें क्या फायदा होगा? मैंने कहा, देखो हमने रतन को मज़ाहमत के दहला देने वाले अंजाम से आगाह करने के लिए ही उसके घर का फोन नंबर मिलाया था, है ना? असलम ने कहा, जी हाँ भाई, पहेलियां बुझवाना छोड़ो और वाज़ेह बात बताओ। मैंने कहा, मैंने सोचा है कि कल जब मिठाई के दोने साथ लेकर जाऊंगा तो वापसी से पहले उन तस्वीरों में से एक को लिफाफे में डालकर ऐसी जगह रख दूंगा कि वो लाजिमन पूर्णिमा की नजरों में आ जाए। मेरी बात सुनकर असलम अली चौंका और फिर कुछ देर सोचकर बोला, वो तो ठीक है, मगर इसका नतीजा क्या निकलेगा? रतन की बीवी वो तस्वीर देखकर भड़क जाएगी और उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है पूर्णिमा नाराज होकर अपने मैके चली जाए और मामला मजीद खराब होने पर उनमें अलहदगी हो जाए, मगर हमें इसका फायदा क्या होगा? मेरा मतलब है हमारा मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? हम तो रतन को अंजाम से डराने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसे अपनी बीवी की नजरों में गिराने से हमारा मकसद कैसे हासिल होगा? बल्कि तुरुप का एक पत्ता हाथ से निकल जाएगा। मेरा ख्याल है हमें उसे पहले धमकी देकर काम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा, भाई हमारी धमकी उसी वक्त भरपूर काम करेगी जब उसे उसकी संगीनी का इदराक होगा। तो ये तमाम जतन मैं उसे जोर का आसाबी झटका देने के लिए ही कर रहा हूँ। और तुम फिक्र न करो, वो तस्वीर पूर्णिमा की नजरों में आने के बाद भी तुरुप के तमाम पत्ते हमारे ही हाथ में रहेंगे, बल्कि ताश की बाजी मजीद हमारे हक में हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। अगर तुम्हें मेरे मंसूबे पर कोई एतराज है तो हम उसे मुस्तरद करके मजीद कुछ सोचेंगे, और अगर तुम्हें मेरा लाहे अमल मुनासिब लगे तो मैं उसमें तुम्हारी तरफ से किसी तरमीम या इजाफे का भी खैर मकदम करूंगा। उसके बाद मैंने अपने जहन में तरतीब पाने वाला कच्चा पक्का मंसूबा उसके गोश गुजार कर दिया। उसने फौरन उसकी मंजूरी दे दी और 2-3 इंतहाई काम के इजाफों की तजवीज भी पेश की, जिनसे मैंने मुकम्मल इत्तेफाक किया। हम दोनों सोने के लिए लेटे तो हिजान के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है कुछ ऐसी ही कैफियत असलम की भी होगी। बिलाखिर रात के तीसरे पहर हम दोनों ख्वाबों की वादियों की सैर को निकल गए। अगले रोज सुबह हम दोनों ने कमरे में ही नाश्ता किया और मैंने असलम को कहा, मेरा ख्याल है रतन अपने दफ्तर के लिए निकल गया होगा।
अब मुझे उसके घर का रुख करना चाहिए। रास्ते में जमुना दास हलवाई से घारी समेत कई तरह की मिठाई भी लेना पड़ेगी। मेरी बात सुनकर असलम अली ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कदरे तंजिया लहजे में कहा, खैरियत तो है भैया? क्या बगैर किसी तैयारी के यूं ही मुंह उठाए सीधे वहां चले जाओगे? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा असलम भाई, आप कैसी तैयारी की बात कर रहे हैं? उसने मुरब्बियाना लहजे में कहा, देखो भैया, पहली बात तो ये है कि तुम्हें उस मेकअप और हुलिये में वहां नहीं जाना चाहिए जिसमें तुम इस होटल में मुकीम हो। इसमें पहली बात तो शनाख्त कर लिए जाने का खतरा है। दूसरे ये कि तुमने एक खाते पीते दौलतमंद शख्स की हैसियत से अपना तारुफ करवाया है और तुम्हारा मौजूदा हुलिया उससे मुताबिकत नहीं रखता। मैंने उसके दलाइल फौरन तस्लीम कर लिए, मगर उसकी बात पूरी न हुई थी। वो बोला, और तीसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक अधेड़ उम्र लेकिन वजीह शकील शख्स यानी अपनी असल शख्सियत से करीब तर शक्ल के साथ उससे मिलो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुमने अपनी लच्छेदार बातों से उस औरत का दिल मोह लिया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी शक्ल सूरत कदो कामत पर भी फिदा हो जाए। तुमने बताया है कि रतन भद्दे से जिस्म का मामूली शक्ल सूरत वाला आदमी है। ऐन मुमकिन है वो उसकी बेकशिश शख्सियत से नाला हो। अगर वो फितरतन कम या ज्यादा दिल फेंक हुई तो तुम बाआसानी उसे घेर सकते हो। उसे फंसाकर हम उससे बहुत जबरदस्त काम ले सकते हैं। मैंने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो भाई। मुझे मानने में कोई झिझक नहीं कि मेरा जहन इस तरफ नहीं गया था। मैंने तो सोचा था कि वहां जाऊंगा और मिठाई के बहाने अपने कैमरे की कारस्तानी का नमूना वहां छोड़ाऊंगा। वो मेरी शख्सियत के जादू में गिरफ्तार हो जाए तो वाकई उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका सोचा जा सकता है। और अगर वो उस हद तक मुतासिर ना भी हो तो अपनी मौजूदा शनाख्त पोशीदा रखने के लिए नई शक्ल और हुलिये के साथ ही वहां जाना मुनासिब है। मगर नई शक्ल और हुलिये के साथ मैं होटल से कैसे बाहर जाऊंगा? किसी ने एक अजनबी को मशकूक समझकर रोक लिया तो? असलम ने बेपरवाही से नफी में सर हिलाया, बोला, तुम्हें यहाँ से भेस बदल कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस उम्दा सा लिबास पहन लो। मैं अपना हैंड बैग लेकर तुम्हारे साथ जाऊंगा और किसी मुनासिब जगह पहुंचकर तुम्हारा अच्छा सा मेकअप करूंगा। फिर जमुना दास हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर हम दोनों एक साथ रतन के घर की तरफ चलेंगे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने ठोस लहजे में बात आगे बढ़ाई, बोला, हाँ, मैं तमाम वक्त रतन के घर के आसपास मौजूद रहूंगा ताकि किसी नागहानी सूरत हाल में तुम्हारी मदद को पहुंच सकूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर उसके इसरार के सामने मेरी एक न चली। मैंने एक नफीस और कीमती लिबास जेबतन किया और हम दोनों होटल से निकल आए। लगभग 100 गज आगे जाकर मैंने एक टैक्सी रोकी और हम दोनों उसमें बैठ गए। टैक्सी आगे बढ़ते ही ड्राइवर को गुजराती में कहा, हम सूरत में नए आए हैं दोस्त, अपने शहर की सैर करवा दो, फिर हम जहाँ कहें वहाँ उतार देना। खिलाफ मामूल टैक्सी ड्राइवर ने अपनी चर्ब जबानी के जौहर दिखाने की बजाय हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। वो हमें खासी देर इधर उधर घुमाता रहा। बिलाखिर असलम अली के इशारे पर मैंने उसे सड़क किनारे उतारने की हिदायत की। उसे किराया अदा करके हम टैक्सी से उतर आए और असलम अली मुझे साथ लेकर वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। कोई 100 गज चलने के बाद हम मेहंदी की बाड़ से घिरे एक अहाते के पास पहुंच गए। हम बाड़ के दरमियान मौजूद छोटे से रास्ते से अंदर दाखिल हुए। वो उजाड़ जगह किसी जमाने में खूबसूरत बाग रही होगी, मगर खुदा जाने किस उस्ताद ने उसे इंतजाम करने वालों की तवज्जो से महरूम कर दिया, जिसके नतीजे में सब्जा झाड़ झनकार में और बड़ा सा तालाब गंदे जौहड़ में तब्दील हो गया। सामने दूर सब्जाजार के वस्त में बनी बारादरी भी भूत बंगला मालूम हो रही थी। असलम अली ने अंदाजे से ही सही मगर अपने मकसद के लिए बिल्कुल दुरुस्त जगह का इंतखाब किया था। वहाँ उस वक्त कोई जीरूह दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि मेहंदी की बुलंद बाड़ की वजह से बाहर से अंदर की हल्की सी झलक भी दिखाई न देती थी। उसके बावजूद असलम अली मुझे साथ लिए बारादरी की तरफ चल पड़ा। उस बारादरी में संगमरमर की खूबसूरत नशिस्तें मौजूद थीं, मगर गर्द की मोटी तह चढ़ी होने की वजह से बैठने के काबिल न थी। लिहाजा असलम अली ने खड़े खड़े अपना काम शुरू कर दिया। उसने पहले मेरी विग उतार कर अपने हैंड बैग में रखी, उसके बाद दांतों को रबर के छल्लों से आजादी दिला दी। कुछ ही देर के बाद मैं अपनी असल शक्ल में आ चुका था। उसके बाद असलम अली ने मेरी उम्र में 15-20 साल इजाफे की कार्रवाई शुरू की। पहले कनपटी के बाल में सफेदी उतरी, फिर खिचड़ी रंगत वाली मोटी सी मूछों ने लबों से ऊपर नशिस्त जमा ली। सर के बालों की इक्का दुक्का लटें सफेद करने पर इक्तिफा किया गया। आखिर में सुनहरी कमानी वाले नाजुक से चश्मे ने कसर पूरी कर दी। असलम अली ने तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर इत्मीनान से गर्दन हिलाई। बोला, चलो भैया, काम हो गया, अब हमें जमुना दास हलवाई की दुकान का रुख करना है। हमें उस मतरूक बाग से निकलकर सड़क किनारे फरलांग भर चलने के बाद कहीं टैक्सी मिली। अधेड़ उम्र ड्राइवर ने जमुना दास हलवाई का नाम सुनते ही इस बात में सर हिलाया और टैक्सी का मीटर चालू कर दिया।
लगभग निस्फ घंटे के सफर के बाद जमनादास की मिठाइयों और दीगर अशियाए खुर्दनी से आरास्ता बड़ी सी दुकान पर पहुंचे तो असलम ने एहतियाती इकदाम के तौर पर मुझे तन्हा अंदर जाने का इशारा किया। मैं उसका मतलब समझ गया। मैं दुकान में दाखिल हुआ तो वहाँ ग्राहकों का अच्छा खासा हुजूम था, मगर जब दुकान मालिक पहले खरीदारी के मुंतजिर अफराद को छोड़कर खुसूसी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ तो मुझे इदराक हुआ कि असलम ने मेरी शख्सियत जाजिब नजर और बावक्कार बनाने में जो मेहनत की है वो रायगा नहीं गई। मुझे लगा कि हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने वाला, होंठों पर झुकी छदरी सी मूछों वाला वो शख्स ही शायद जमनादास है। वो ग्राहकों से पैसे वसूल करने के साथ साथ पूरी दुकान की निगरानी भी बखूबी कर रहा था। मैं उसके काउंटर के सामने पहुंचा तो उसने पुरजोश अंदाज में मुझे प्रणाम किया और गुजराती में पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान बारोब बनाते हुए कहा, मैं अमरलाल ठाकुर हूँ, बड़ौदा में सूत का व्यापार करता हूँ और एक कारोबारी मुलाकात के लिए पहली बार सूरत आया हूँ। मैंने अपने शहर में भी आपकी घारी की तारीफ सुनी है। आज अपने घर वापस जा रहा हूँ तो सोचा घर वालों के लिए सूरत की सौगात साथ ले जाऊं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ठाकुर साहब। मैं अर्जुन दास हूँ। जमना दास मेरे दादा थे। गुजरात, बल्कि गुजरात में घारी नाम की ये मिठाई पहली बार उन्होंने ही तैयार की थी। अब तो बम्बई तक में घारी बनती है और खाई जाती है, मगर मेरा दावा है कि ऐसा जायका कहीं और नहीं मिलेगा, इसीलिए तो ये हमारी वजह शोहरत है। मगर यकीन करें, हमारी बाकी मिठाइयाँ भी अपनी मिसाल आप हैं। भगवान ने चाहा तो आपके घर वाले फिर से लाने की फरमाइश करेंगे। मैंने उसी बावकार लहजे में कहा, अगर मामला चल पड़ा तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। ऐसा करें कि घारी के अलावा भी अपनी तैयार करदा 2-3 मिठाइयाँ पैक करवा दें, मगर आपसे एक दरखास्त है। मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, जी सरकार, दरखास्त नहीं, हुक्म करें, मैं आपकी मजीद क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, दरअसल मैं अपने बीवी बच्चों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि उन्हें पहले से मालूम न हो कि मैं सूरत वाले जमनादास की मिठाइयाँ लाया हूँ। वो जायके को अपनी मिसाल आप मान लें तो मैं उन्हें आपकी दुकान का बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिठाइयों के पैक पर कहीं जमनादास मिठाई का नाम मौजूद न हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, आपका मतलब है कि मैं सादा दोनों में मिठाइयाँ बंधवाऊं? चलें, आपकी खातिर मैं इंतजाम करवाता हूँ, मगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मैं कुछ नाश्ते पानी से आपकी खातिर तवाज़ो करता हूँ। मैंने कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है अर्जुन दास जी, मैं अच्छी तरह नाश्ता करके होटल से निकला हूँ, खातिर तवाज़ो अगली बार सही। मेरे इसरार के बावजूद अर्जुन दास मशहूर काला मशरूब पिलाकर ही माना। 15-20 मिनट में मिठाइयों के दोने भी तैयार हो गए। मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उनकी पैकिंग पर कहीं जमनादास का नाम मौजूद नहीं है। अर्जुन दास ने मुझे गर्मजोशी से रुखसत किया और मिठाई के चारों दोने सहूलत से टैक्सी तक पहुंचाने के लिए अपना एक मुलाजिम भी साथ भेजा। मुझे बाहर निकलते ही टैक्सी मिल गई। मैंने मिठाई के दोने डिग्गी में रखवाए और अर्जुन दास के खादिम को 5 रुपए देकर वापस भेज दिया। इसी असना में असलम अली भी वहां पहुंच गया था। हम दोनों अकबी नशिस्त पर बैठे और ड्राइवर को डिप्टी कमिश्नर के बंगले की अकबी समत वाली सड़क अंबिका नकेतन रोड पर चलने का हुक्म दिया। 10-15 मिनट गुंजान आबाद इलाकों से गुजरने के बाद सब्जाजारों से घिरे जदीद और कदीम तर्ज के बंगलों के दरमियान टैक्सी आगे बढ़ने लगी। हमने एक अदालत का बड़ा सा बोर्ड देखा। फिर एक मोड़ घूमने के बाद टैक्सी एक चौड़ी मगर सुनसान सी सड़क पर पहुंच गई। वहां दोनों तरफ शायद अंग्रेजों के दौर के बड़े बड़े अहातों वाले बंगले बने हुए थे। मेरी हिदायत के मुताबिक ड्राइवर सुस्त रफ्तारी से टैक्सी चला रहा था। मेरी नजरें पूर्णिमा की रहनुमाई के मुताबिक दीवार पर जली हुरूफ में तहरीर 36B अंबिका नकेतन रोड तलाश कर रही थी। हमें ज्यादा नहीं भटकना पड़ा। मुझे जल्द ही कदीम तर्ज के एक आलीशान बंगले के फाटक के साथ बैरूनी दीवार पर मतलूबा पता दर्ज नजर आ गया, मगर मैंने टैक्सी रुकवाने की बजाय आगे बढ़ने दी। लगभग 100 गज आगे बढ़कर मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा, मेरा ख्याल है हम अपना मतलूबा बंगला थोड़ा पीछे छोड़ाए हैं, गाड़ी वापस ले चलो। ड्राइवर ने मोड़ काट कर टैक्सी का रुख मतलूबा मकाम की तरफ किया था कि असलम अली ने कहा, ठाकुर जी मुझे यहीं उतार दें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। असलम अली को उतार कर मैंने टैक्सी रतन के बंगले के ऐन सामने रुकवाई। गाड़ी रुकते ही राइफल से मुसल्ला एक बावर्ती संतरी फाटक के साथ मौजूद छोटे दरवाजे से निकलकर ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे मुखातिब करके गरजदार आवाज में कहा, कांस्टेबल इधर मेरी तरफ आओ। मेरी ललकार सुनकर संतरी कुछ गड़बड़ा गया और फिर किसी रोबोट की तरह मेरी तरफ वाली खिड़की के पास आ गया। मैंने गुजराती में उसी रोबदार लहजे में पूछा, ये बताओ रतन जी बंगले में मौजूद हैं? मेरी बात सुनकर उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाकर कहा, साहब तो 1 घंटा पहले दफ्तर जा चुके हैं।
मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ठीक है, तुम जाकर पूर्णिमा जी को इत्तला दे दो कि बड़ौदा वाले भावेश आचार्य आए हैं। मेरी बात सुनकर संतरी पुरजोश लहजे में बोला, ओ आप आ गए भावेश जी, पूर्णिमा जी ने हमें आपके बारे में बता रखा है, तशरीफ लाइए। मैंने लगभग तहकुमाना लहजे में कहा, मेरे साथ तहाइफ भी हैं, इन्हें उठाकर बंगले में ले चलो या फाटक खोल दो। गाड़ी पोर्च में ले जाकर उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक बार फिर असबात में सर हिलाया और तेजी से फाटक के साथ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। चंद ही सानियों के बाद नोकदार सलाखों वाला भारी भरकम फाटक खुल गया। मेरे इशारे पर ड्राइवर ने टैक्सी फाटक में दाखिल कर दी। मैंने देखा पहले वाले संतरी के साथ उसका साथी भी मुस्तैदी से इस्तादा है। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया। टैक्सी खुरदरी सड़क पर आगे बढ़ी और बंगले के कुंगरेदार पोर्च में जाकर खड़ी हो गई।